हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज हम सेल स्ट्रक्चर के अंतर्गत नेक्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम आज सबसे पहले पढ़ेंगे केंद्रक के बारे में, यानी कि न्यूक्लियस के बारे में। तो न्यूक्लियस की अगर बात करें तो न्यूक्लियस कोशिकाओं में पाए जाने वाला सबसे बड़ा पार्ट है, जिसकी सर्वप्रथम खोज 1831 के दौरान इंग्लैंड के वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा की गई। और रॉबर्ट ब्राउन की अगर बात करें तो रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम अकार्य पादपों में सबसे बड़ी स्ट्रक्चर को देखा, जिसका व्यास लगभग 5 म्यू से लेकर 10 म्यू तक का था। तो हम कह सकते हैं कि कोशिकाओं में सबसे बड़ा भाग है न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक है, जिसका व्यास 5 म्यू से लेकर 10 म्यू के बीच तक रहता है। इसी की अगर बात करें आगे तो सन 1831 के दौरान रॉबर्ट ब्राउन ने जैसे न्यूक्लियस की खोज की तो उन्हें अपनी रिसर्च के दौरान पता चला कि न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक एक ऐसा कोशिकांग है जो हमारे शरीर में संपन्न होने वाली जैविक और मेटाबॉलिज्म यानी कि उपापचयी क्रियाओं पर क्या करता है, नियंत्रण रखता है। और उपापचयी क्रियाओं पर नियंत्रण रखने के कारण हम केंद्रकों को कुछ नामों से भी जान सकते हैं, जैसे कि हम कहते हैं कि न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक कोशिकाओं का नियंत्रक, प्रबंधक, राजा, सीपीयू, मस्तिष्क आदि नामों से जाना जाता है। यानी कि ये क्वेश्चन हर बार या जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं उनमें ये क्वेश्चन लगभग पूछ लिया जाता है कि न्यूक्लियस कोशिकाओं में कहलाता है नियंत्रक, प्रबंधक, राजा, सीपीयू एंड मस्तिष्क। इसके अतिरिक्त न्यूक्लियस के कार्य के बारे में भी पूछा जा सकता है कि न्यूक्लियस का मुख्य कार्य क्या है, जैविक और उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करना। परंतु आगे अगर बात करें न्यूक्लियस की तो न्यूक्लियस कुछ विशेष जाति के पादपों या जीवों में न्यूक्लियस की संख्या एक या एक से अधिक हो सकती है। अगर सामान्य तौर पर अगर बात करें तो सामान्यतः न्यूक्लियस की संख्या कॉमन सभी जीवों में एक होती है, परंतु कुछ ऐसे भी विशेष जाति के जीव होते हैं जिसमें इसकी संख्या 2 या 2 से अधिक भी हो सकती है। जैसे कि एग्जाम्पल की अगर बात करें, पैरामीशियम और बाउचेरिया, ये दो ऐसे जीव हैं जिनमें केंद्रक की संख्या 2 या 2 से अधिक पाई जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं न्यूक्लियस की संरचना की। तो न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर मुख्य रूप से 4 भागों से निर्मित है। इसका पहला भाग कहलाता है केंद्रक झिल्ली, यानी कि केंद्रक के चारों तरफ एक दोहरी झिल्ली युक्त आवरण पाया जाता है, जिसे हम केंद्रक झिल्ली के नाम से जानते हैं। इसका दूसरा भाग कहलाता है केंद्रिका, यानी कि केंद्रक में सघन 2 गोलाकार आकृतियां पाई जाती है, जिसे हमें केंद्रिका के नाम से जानते हैं। इसके अलावा केंद्रक के अंदर एक लिक्विड भरा रहता है, जिसे हम केंद्रक द्रव के नाम से जानते हैं। और इसके अतिरिक्त चौथी स्ट्रक्चर पाई जाती है न्यूक्लियस में, वो है पतले धागेनुमा संरचना, जिसे हम क्रोमेटिन जाल के नाम से जानते हैं। आज हम सबसे पहले बात करते हैं केंद्रक झिल्ली की। केंद्रक झिल्ली की अगर बात करें तो केंद्रक झिल्ली दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है, जिसका आंतरिक भाग कहलाता है इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसका बाहरी भाग कहलाता है आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यानी कि केंद्रक झिल्ली दो झिल्लियों से निर्मित होती है, जिसे हम मुख्य रूप से केंद्रीय झिल्ली के नाम से जानते हैं। और इसका निर्माण मुख्य रूप से अंतःपर्दवी जालिका के द्वारा किया जाता है। यानी कि कोशिकाओं में एक इंपोर्टेंट कोशिकांग पाया जाता है जिसका नाम है अंतःपर्दवी जालिका। तो ये अंतःपर्दवी जालिका और इसी अंतःपर्दवी जालिका के द्वारा
केंद्रक के चारों तरफ एक दोहरी झिल्ली का निर्माण किया जाता है, जिसे हमें केंद्रक झिल्ली के नाम से जानते हैं। तो आगे हम अगर बात करें अंतःपर्दवी जालिका की, तो अंतःपर्दवी जालिका को संरचना के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है। इसका ऊपरी भाग कहलाता है चिकनी अंतःपर्दवी जालिका और नीचे का भाग कहलाता है खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका। यानी कि ऊपरी भाग बिल्कुल समतल भाग है, जिस पर किसी भी प्रकार की कोई स्ट्रक्चर या कोई संरचना नहीं पाई जाती। इसी रीजन के कारण इस समतल भाग को हम चिकनी अंतःपर्दवी जालिका के नाम से जानते हैं, जिसका मुख्य कार्य है कोशिकाओं में वसा का संश्लेषण करना। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका की, तो खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका मुख्य रूप से अंतःपर्दवी जालिकाओं के नीचे का भाग है, जिस पर कुछ थैलीनुमा संरचनाएं पाई जाती है और इन्हीं थैलीनुमा संरचनाओं की उपस्थिति के कारण ये स्ट्रक्चर हमें खुरदरी दिखाई देते हैं, इसलिए हम इसे खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका के नाम से जानते हैं। और ये नीचे की तरफ पाई जाने वाली थैलीनुमा संरचनाएं कहलाती हैं राइबोसोम। अगर बात करें खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका की, तो ये खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका मुख्य रूप से अंतःपर्दवी जालिकाओं में प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करके, यानी कि कई बार ये क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में कि चिकनी अंतःपर्दवी जालिका का मुख्य कार्य है वसा का संश्लेषण करना, और वसा को हम लिपिड्स के नाम से भी जानते हैं। इसे हम फैट भी कहते हैं, लिपिड्स भी कहते हैं एंड वसा भी कहते हैं। तो यह भी पूछा जा सकता है कि खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका का मुख्य कार्य प्रोटीन का संश्लेषण करना। तो कई बार यह भी पूछा जाता है कि केंद्रक झिल्ली का निर्माण किस कोशिकांग के द्वारा किया जाता, तो वह अंतःपर्दवी जालिका। तो यह था केंद्रक झिल्ली के बारे में। अब एक इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं हमें अंतःपर्दवी जालिका के बारे में। तो अंतःपर्दवी जालिका की अगर बात करें, तो अंतःपर्दवी जालिका केंद्रक के बाहरी झिल्ली का निर्माण करने के साथ साथ कोशिकाओं में एक बल उत्पन्न करती है, जिसे हमें यांत्रिक बल के नाम से जानते हैं। और इसी यांत्रिक बल के कारण अंतःपर्दवी जालिका कोशिकाओं को कठोर या दृढ़ बनाती है, जिसके कारण कोशिकाओं को क्या प्राप्त होती है, मजबूती। तो ये यांत्रिक बल कोशिकाओं को क्या बना रहा है, कठोर या दृढ़। कठोर और दृढ़ बनाने से तात्पर्य है कि जो काम हम जिम में पसीना बहाकर करते हैं, यानी कि हम जिम में अपनी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक्सरसाइज वगैरह जो भी प्रैक्टिस करते हैं, वो सारी के सारी हमारी अंतःपर्दवी जालिका कोशिकाओं में यांत्रिक बल उत्पन्न करके भी करती है, और हमारी सेल को क्या बनाती है, कठोर, जिसके कारण हमारी बॉडी क्या दिखाई देती है, सुडौल यानी कि स्ट्रॉन्ग भी दिखाई देती है। अब बात करें इसी बल की, तो यांत्रिक बल उत्पन्न करने के कारण ये अंतःपर्दवी जालिकाएं कुछ विशेष प्रकार की संरचनाएं बना लेती है, जो हमें कंकाल के समान दिखाई देती है। इसी रीजन के कारण अंतःपर्दवी जालिकाओं को कोशिकाओं का अंतः कंकाल के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि यह भी कहा जाता है कि कोशिकाओं का अंतः कंकाल कहलाता है अंतःपर्दवी जालिकाएं। नेक्स्ट हम बात करते हैं केंद्रिका की। केंद्रिका की अगर बात करें, तो केंद्रिका प्रत्येक केंद्रक में पाई जाने वाली दो सघन गोलाकार संरचनाएं हैं, जिनकी अगर बात करें तो इनका मुख्य कार्य है आरएनए का संश्लेषण करना। यानी कि अगर बात करें केंद्रक की, तो केंद्रक के अंदर मुख्य रूप से डीएनए और आरएनए दोनों पाए जाते हैं, और आरएनए तीन प्रकार का होता है, एमआरएनए, टीआरएनए और आरएनए। तो आरएनए का संश्लेषण है केंद्रिका भाग के द्वारा ही किया जाता है, और यह आरएनए संश्लेषित होने के उपरांत इसी केंद्रिका भाग से बाहर निकलकर अंतःपर्दवी जालिकाओं के नीचे कुछ थैलीनुमा संरचनाएं बनाता है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, राइबोसोम के नाम से। तो ये हम कह सकते हैं कि ये आरएनए जिस स्ट्रक्चर का निर्माण करता है वो क्या कहलाती है, राइबोसोम कहलाती है। और राइबोसोम की अगर बात करें, तो राइबोसोम
कोशिकाओं में अंतःपर्दवी जालिकाओं के नीचे पाई जाने वाली थैलीडोमा स्ट्रक्चर है, जिसका मुख्य कार्य है प्रोटीन का संश्लेषण करना। और प्रोटीन संश्लेषण करने के कारण हम राइबोसोम को एक नाम से जानते हैं, यानी कि राइबोसोम को हम प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से भी जानते हैं। तो राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का मुख्य कार्य करता है, इसीलिए हम इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। तो ये कॉमन सी बात है कि ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि प्रोटीन की फैक्ट्री कौन सा कोशिकांग कहलाता है? राइबोसोम। तो यह भी पूछा जा सकता है कि केंद्रिका भाग के द्वारा कौन से आरएनए का संश्लेषण किया जाता है? आरएनए। और आरएनए को हम कहते हैं राइबोसोम आरएनए, जो आगे चलकर कोशिकाओं में एक कोशिकांग का या भाग का निर्माण करता है, जिसे हम राइबोसोम के नाम से भी जानते हैं। आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट है केंद्रक द्रव्य की। केंद्रक द्रव्य की अगर बात करें तो केंद्रक के अंदर या केंद्रक के आंतरिक भाग में सघन, गाढ़ा, तरल, पारदर्शी पदार्थ पाया जाता है, जिसे हम केंद्रक द्रव्य के नाम से जानते हैं। परंतु एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि केंद्रक द्रव्य का निर्माण होता है जीव द्रव्य से, यानी कि कोशिकाओं में पाए जाने वाला वह तरल पदार्थ जो कोशिकाओं में चिकनापन या कोशिकाओं में तरलपन या बात करें पारदर्शीपन उत्पन्न करता है, उसे हम क्या कहते हैं? जीव द्रव्य। और जीव द्रव्य की अगर बात करें, जब ये जीव द्रव्य केंद्रक के अंदर पाया जाए तो उसे केंद्रक द्रव्य कहा जाता है। यदि ये जीव द्रव्य केंद्रक से बाहर उपस्थित हो तो हम उसे कोशिका द्रव्य के नाम से जानते हैं। तो जीव द्रव्य मुख्य रूप से दो प्रकार के द्रवों का निर्माण करता है। यदि वो कोशिका के आंतरिक भागों में पाया जाए तो वो कोशिका द्रव्य, यदि वो केंद्रक के अंदर पाया जाए तो वो कहलाता है केंद्रक द्रव्य। अब हम एक इंपॉर्टेंट बात करते हैं जीव द्रव्य की। तो जीव द्रव्य एक ऐसा कोशिकाओं का मुख्य भाग है जो मुख्य रूप से अपने आप में 100% रहता है, यानी कि जीव द्रव्य एक प्रकार का तरल पदार्थ है जो केंद्रक और केंद्रक के बाहर दोनों तरफ पाया जाता है, जो अपने आप में 100% है, जिसके द्वारा मुख्य रूप से 80% जल का निर्माण किया जाता है। और शेष 20% की अगर बात करें तो शेष 20% में आते हैं पदार्थ, यानी कि जीव द्रव्य में 80% जल पाए जाते हैं और 20% पाए जाते हैं पदार्थ। अगर पदार्थों की अगर बात करें तो 20% में से 99% पाए जाते हैं इसमें तत्व और 1% इसमें मात्रा होती है यौगिकों की। अब बात करें अगर तत्वों और यौगिकों की, तो प्रत्येक कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य यानी कि जीव द्रव्य में तत्वों की संख्या रहती है 30। और इन 30 तत्वों की अगर बात करें तो इन 30 तत्वों में मुख्य रूप से कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर और फास्फोरस पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे या लगभग सारे के सारे तत्व इन्हीं कोशिकाओं में मुक्त रूप से पाए जाते हैं। अब 1% यौगिक की अगर बात करें तो पदार्थों के रूप में 1% यौगिक के अंतर्गत कार्बनिक एंड अकार्बनिक यौगिक आते हैं, यानी कि वह यौगिक है जिनमें कार्बन उपस्थित है वह कार्बनिक यौगिक है, और वह यौगिक जिनमें कार्बन की अनुपस्थिति है वो अकार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। तो कार्बन यौगिक और अकार्बनिक यौगिक ये दोनों के दोनों यौगिक प्रत्येक जीव द्रव्य में पाए जाते हैं अनुपात के रूप में। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अनुपात के रूप में पाए जाने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तत्व, यौगिक, मिश्रण या विलयन या द्रव्य या पदार्थ, कुछ भी आ सकता है। तो हम याद रखेंगे कि अनुपात के रूप में पाए जाने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? यौगिक कहलाते हैं, जिसमें मुख्य रूप से कार्बनिक और अकार्बनिक क्या आते हैं? यौगिक आते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट है कोशिकाओं में पाए जाने वाले जाल यानी कि क्रोमेटिन जाल की। क्रोमेटिन जाल की अगर बात करें तो क्रोमेटिन जाल प्रत्येक केंद्रक में पाई जाने वाली एक पतले धागे के समान संरचना है जो
मुख्य रूप से इस प्रकार की स्ट्रक्चर से बनी रहती है, यानी कि ये पतले धागे के समान एक संरचना है जो क्रोमेटिन जाल के नाम से जानी जाती है। और ये क्रोमेटिन जाल प्रत्येक केंद्रक के आंतरिक भाग में फैला रहता है। और इस क्रोमेटिन जाल की अगर बात करें तो ये क्रोमेटिन जाल मुख्य रूप से दो पदार्थों से मिलकर बना है, डीएनए एंड प्रोटीन से, यानी कि डीएनए और प्रोटीन डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल एंड हिस्टोन प्रोटीन आपस में मिलकर एक पतले धागे के समान स्ट्रक्चर का निर्माण करती हैं, जिसे हमें क्रोमेटिन जाल कहते हैं। अब ये क्रोमेटिन जाल क्या करता है कि जैसे ही कोशिका विभाजित होना प्रारंभ हो जाती है, यानी कि कोशिका विभाजन की अवस्था प्रारंभ होती है, तो कोशिका विभाजन के समय ये पतले धागे नुमा जाल एक सघन संरचना बनाना प्रारंभ कर देता है, यानी कि ये जाल निकट आने प्रारंभ हो जाते हैं। निकट आने के उपरांत ये एक सघन संरचना या एक मोटी संरचना का निर्माण करते हैं, जिसे हम आगे चलकर गुणसूत्र के नाम से जानते हैं। अब यह संरचना आगे चलकर क्या कहलाती है? गुणसूत्र कहलाती है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे हमारी इस वीडियो में गुणसूत्र की। गुणसूत्र की सर्वप्रथम खोज सन 1875 के दौरान स्टोन्सबर्गर नामक वैज्ञानिक के द्वारा की गई। और स्टोन्सबर्गर नामक वैज्ञानिक की अगर बात करें तो स्टोन्सबर्गर नामक वैज्ञानिक ने जब गुणसूत्र की खोज की तब उन्होंने कहा कि प्रत्येक केंद्रक के अंदर सघन धागे के समान कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं, जो आगे चलकर कोशिका विभाजन के समय, वो भी कोशिका विभाजन की मेटाफेज अवस्था के दौरान एक सघन मोटे धागे के समान संरचना बनाते हैं, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? गुणसूत्र के नाम से। और गुणसूत्र की अगर बात करें तो 1875 में जैसे ही स्टोन्सबर्गर ने गुणसूत्र को खोजा तो उन्होंने कहा कि प्रत्येक जाति में पाए जाने वाले गुणसूत्र का आकार लगभग 1 म्यू से लेकर 30 म्यू तक होता है। और ये गुणसूत्र मुख्य रूप से दो प्रकार के पदार्थों से मिलकर बने। पहला है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल यानी कि डीएनए, और दूसरे नंबर पर है हिस्टोन प्रोटीन, यानी कि हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए आपस में मिलकर एक सघन जाल के समान संरचना का निर्माण कर रहे हैं, जिसे हम गुणसूत्र के नाम से जानते हैं, जिसका एक अणु, यानी कि गुणसूत्र में एक अणु किसका बना होता है? डीएनए का। और इसी एक अणु डीएनए पर एक खंड पाया जाता है, और उस खंड को हम किस नाम से जानते हैं? जीन के नाम से। यानी कि गुणसूत्र का नाम निर्माण डीएनए एंड प्रोटीन से हुआ है, और ये डीएनए पर पाए जाने वाला प्रत्येक खंड किस नाम से जाना जाता है? जीन के नाम से। तो अगर बात करें जीन की, तो जीन अनुवांशिकी के वाहक कहलाते हैं, यानी कि हमारी बॉडी में हमारे कैरेक्टर को डिसाइड करने वाले भाग क्या कहलाते हैं? जीन। यानी कि कई बार हम कह देते हैं कि ये तो मामा पे गया या नाना पे गया या दादा पे या चाचा पे, तो शोर सी बात है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होने वाले लक्षण जिस भाग के द्वारा किए जाते हैं वो क्या कहलाता है? जीन। तो जीन हमारे डीएनए पर पाए जाने वाले ऐसे खंड हैं जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लक्षणों को प्रवाहित करते हैं। तो लक्षणों के प्रवाह का मतलब है, यानी कि बच्चे में उत्पन्न होने वाले उसके कैरेक्टर जीन के द्वारा ही डिसाइड होते हैं। तो स्टोन्सबर्गर ने 1875 में जैसे ही गुणसूत्र की खोज की, तो इस गुणसूत्र पर खोज के दौरान उन्होंने कहा कि गुणसूत्र की संरचना मुख्य रूप से इस प्रकार की होगी, जिसका सबसे बाहरी भाग एक परत से मिलकर बना, जिसे हमें पेलिकल की परत के नाम से जानते हैं। यानी कि गुणसूत्र का सबसे बाहरी भाग कहलाता है पेलिकल, जिसके आंतरिक सिरों में एक या दो सघन गहरी संरचनाएं पाई जाती है, जिसे हमें गुणसूत्र बिंदु के नाम से जानते हैं। तो यह है गुणसूत्र बिंदु। अब बात करें आगे, तो गुणसूत्र बिंदु के अतिरिक्त प्रत्येक गुणसूत्र में एक पदार्थ बना रहता है, जिसे हमें
मैट्रिक्स के नाम से या अधात्री के नाम से जानते हैं। इसके अतिरिक्त अगर बात करें तो गुणसूत्र के अंतिम सिरे पर एक गोलाकार संरचना पाई जाती है जिसे हमें सेटेलाइट के नाम से जानते हैं। और इसके अतिरिक्त अगर बात करें गुणसूत्र की स्ट्रक्चर में, तो गुणसूत्र की स्ट्रक्चर का सबसे अंतिम भाग जिसे हम टेलोमियर के नाम से जानते हैं, तो अंतिम भाग कहलाता है टेलोमियर। तो ये स्ट्रक्चर यानी कि इस प्रकार के गुणसूत्र की खोज की थी सर्वप्रथम स्टोन्सबर्गर ने, परंतु स्टोन्सबर्गर ने गुणसूत्र शब्द का प्रयोग नहीं किया। और गुणसूत्र शब्द क्या है, खोज करता थे सर्वप्रथम डब्ल्यू वाल्डेयर नामक वैज्ञानिक। यानी कि कई बार यह पूछ लिया जाता है कि गुणसूत्र की खोज किसने की, स्टोन्सबर्गर ने। गुणसूत्र शब्द का प्रतिपादन किसने किया, डब्ल्यू वाल्डेयर ने। तो यह भी पूछा जा सकता है। तो यह भी पूछा जा सकता है कि ऐसे गुणसूत्र जिनका आकार अत्यधिक बड़ा होता है वो गुणसूत्र क्या कहलाते हैं, महागुणसूत्र कहलाते हैं। तो यह भी पूछा जा सकता है, यानी कि यह भी कई बार पूछ लिया गया है कि सबसे अधिक बड़ा गुणसूत्र किस जाति के जीव में पाया जाता है ड्रोसोफिला में। तो ड्रोसोफिला एक ऐसा जीव है जिसमें लगभग 2 mm लंबा गुणसूत्र पाया जाता है। और हमें याद रखनी है कि गुणसूत्र कौन सी अवस्था के दौरान स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, मेटाफेज अवस्था के दौरान। और इसी अवस्था के दौरान हम क्या करते हैं, गुणसूत्र का अध्ययन। तो यह भी कई बार पूछा जाता है कि गुणसूत्र का अध्ययन कौन सी अवस्था के दौरान किया जाता है, मेटाफेज अवस्था के दौरान। तो ये तो थी संरचना गुणसूत्र की जो स्टोन्सबर्गर के द्वारा बताई गई थी। और इस स्ट्रक्चर के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल कर लेते हैं या डिटेल से पढ़ लेते हैं। यानी कि गुणसूत्र पर ऊपरी भाग पर पाई जाने वाली परत क्या कहलाती है, पेलिकल की परत। ये पेलिकल की परत है जो मुख्य रूप से डीएनए और प्रोटीन को एक सघन जाल के रूप में संग्रहित रखती है। तो यह परत कहलाती है पेलिकल की परत, जो गुणसूत्र पर अपना एक आवरण बनाते हैं। इसके अलावा दूसरे भाग यानी कि गुणसूत्र बिंदु की अगर बात करें तो गुणसूत्र बिंदु को हमें सेंट्रोमियर के नाम से जानते हैं। यानी कि गुणसूत्र बिंदु को हम किस नाम से जान देंगे, सेंट्रोमियर के नाम से। और सेंट्रोमियर की संख्या 1 या 1 से अधिक हो सकती है। यदि अगर हम बात करें सेंट्रोमियर की, यदि सेंट्रोमियर की संख्या 1 है तो उसे हमें प्राथमिक संकीर्णन के नाम से जानते हैं। यदि सेंट्रोमियर की संख्या 2 हो जाती है या 2 से अधिक यानी कि 3 हो जाती है तो उसे हम प्राथमिक संकीर्णन के साथ साथ द्वितीयक संकीर्णन के नाम से भी जानते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि जब तक सेंट्रोमियर 1 है यानी कि गुणसूत्र बिंदु 1 है तो वो कहलाता है प्राथमिक सेंट्रोमियर यानी कि प्राथमिक संकीर्णन। यदि इनकी संख्या 1 के अतिरिक्त 2 और हो जाए तो वो कहलाता है द्वितीयक संकीर्णन यानी कि द्वितीयक यानी कि 2 सेंट्रोमियर एक्स्ट्रा हो जाते हैं। यानी कि इसमें टोटल सेंट्रोमियर की संख्या कितनी हो गई, 3। परंतु सेंट्रोमियर की अगर बात करें यानी कि गुणसूत्र बिंदु की, तो गुणसूत्र बिंदु एक ऐसी संरचना है जो मुख्य रूप से गुणसूत्र के किसी भी भाग में पाई जा सकती है। तो हमें याद रखना है सेंट्रोमियर के बारे में, यदि सेंट्रोमियर गुणसूत्र के सबसे अग्र सिरे पर पाए जाए यानी कि यदि सेंट्रोमियर गुणसूत्र के अग्र भाग में है, यदि सेंट्रोमियर गुणसूत्र के अग्र भाग में है तो वह कहलाता है एक्रोसेंट्रोमियर। एक्रोसेंट्रोमियर। यदि ये सेंट्रोमियर गुणसूत्र के मध्य भाग में पाए जाए तो वो कहलाता है मेटा सेंट्रोमियर। अगर हम बात करें यदि ये सेंट्रोमियर अंतिम भाग में पाया जाए यानी कि गुणसूत्र के अंतिम भाग में स्थित हो तो उसे हम कहते हैं टेलोसेंट्रोमियर। तो इस पर भी आधारित कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। यानी कि सेंट्रोमियर का अग्र भाग में पाया जाना
क्या कहलाते हैं, यानी कि ऐसे गुणसूत्र हैं जिनमें सेंट्रोमियर अगर भाग में पाया जाता है तो वो क्या कहलाते हैं, एक्रोसेंट्रोमियर। अगर मध्य भाग में पाया जाए तो मेट्रोसेंट्रोमियर एंड अंतिम भाग में पाया जाए तो वो क्या कहलाते हैं, टेलोसेंट्रोमियर। तो ये थे सेंट्रोमियर के 3 प्रकार। तो ये क्वेश्चंस पर आधारित है। अब नेक्स्ट बात करते हैं मैट्रिक्स की। तो मैट्रिक्स क्या है, यानी कि गुणसूत्र में पाई जाने वाली अधात्री है जो मुख्य रूप से डीएनए और प्रोटीन को क्या करती है, एक विशेष रूप की संरचना का निर्माण करती है। अब हम बात करें अंतिम बिंदु की, तो अंतिम बिंदु टेलोमियर कहलाते हैं, परंतु टेलोमियर से पूर्व यदि सेंट्रोमियर 2 या 2 से अधिक हो जाएं तब एक गोलाकार सघन संरचना का निर्माण हो जाता है, उसे हम सैटेलाइट के नाम से जानते हैं। और सैटेलाइट का ये अंतिम बिंदु कहलाता है टेलोमियर। तो ये भी अंतिम बिंदु क्या कहलाता है, टेलोमियर कहलाता है। तो ये भी पूछ लिया जाता है कि गुणसूत्र का अंतिम बिंदु किस नाम से जाना जाता है, टेलोमियर के नाम से। परंतु अगर बात करें तो स्टोन्सबर्गर के द्वारा दी गई ये गुणसूत्र की स्ट्रक्चर थी, परंतु इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी पर रिसर्च के दौरान ये पता चला कि गुणसूत्र पर ये पेलिकल की परत नहीं पाई जाती, यानी कि गुणसूत्र पर इस प्रकार का कोई आवरण नहीं पाया जाता, यानी कि पेलिकल की परत नहीं पाई जाती। और पेलिकल की परत के अतिरिक्त अगर बात करें तो पेलिकल की परत के अतिरिक्त प्रत्येक गुणसूत्र में पाई जाने वाली अधात्री यानी कि मैट्रिक्स भाग भी क्या रहता है, अब्सेंट, यानी कि नहीं पाया जाता। तो ये इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से हमें पता चला कि गुणसूत्र में पेलिकल की परत एंड मैट्रिक्स भाग का क्या रहता है, अभाव रहता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है। तो ये पूछा भी जा सकता है कि गुणसूत्र में कौन सी परत का अभाव पाया जाता है, वो है पेलिकल की परत, या कौन से भाग का अभाव पाया जाता है, वो है मैट्रिक्स यानी कि अधात्री का। अगर हम बात करें नई स्ट्रक्चर की, तो अब हम बात करते हैं गुणसूत्र की नई स्ट्रक्चर जो वर्तमान में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा हमें देखने पर दिखाई देती है। तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखने पर हमें गुणसूत्र की इस प्रकार की स्ट्रक्चर दिखाई देती है। ये गुणसूत्र की नई स्ट्रक्चर है जो वर्तमान में हमें इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से अध्ययन के दौरान पता चली। और इस स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो इसमें ये जो गोंडीनुमा संरचनाएं दिखाई देती हैं हमें, ये मुख्य रूप से किसकी बनी है, ये स्ट्रक्चर है डीएनए की। इसके अतिरिक्त ये आपस में जुड़ी हुई है और इसको आपस में जोड़ने का काम जिस भाग का है वो है प्रोटीन का। तो ये डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन ही आपस में मिलकर इस प्रकार की स्ट्रक्चर का निर्माण कर रही है। और इन दोनों स्ट्रक्चर को जोड़ने वाला यह भाग कहलाता है सेंट्रोमियर। इसी भाग को हम सेंट्रोमियर के नाम से जानते हैं, यानी कि गुणसूत्र बिंदु के नाम से। तो अब इंपॉर्टेंट अगर बात करें नई स्ट्रक्चर की गुणसूत्र की, तो गुणसूत्र की जो नई संरचना है वो हमें इसी प्रकार से स्पष्ट रूप से क्या होती है, दिखाई देते, जिस पर पेलिकल की परत का क्या पाया जाता है, अभाव। परंतु सेंट्रोमियर की संख्या यहां मैंने 1 बताई है, परंतु सेंट्रोमियर की संख्या 1 या 1 से अधिक भी हो सकती है। ये सेंट्रोमियर अग्र भाग में, यानी कि अगर बात करें तो इस प्रकार से अग्र भाग में स्थापित हो सकता है, मध्य भाग में, और बात करें अंतिम भाग में। तो ये स्ट्रक्चर कहलाती है एक्रोसेंट्रिक, ये वाली स्ट्रक्चर कहलाती है मेटासेंट्रिक या मेट्रासेंट्रोमियर, और ये वाली स्ट्रक्चर कहलाती है टेलोसेंट्रोमियर यानी कि टेलासेंट्रिक। तो ये 3 प्रकार की स्ट्रक्चर है जो हमें किसके दौरान, यानी कि गुणसूत्र की रिसर्च के दौरान या गुणसूत्र पर रिसर्च के दौरान पता चली। तो इसे हम एक्रोसेंट्रोमियर, इसे मेटासेंट्रोमियर और इसे टेलोसेंट्रोमियर के नाम से भी जानते हैं। और इसको हम कुछ अन्य नामों से भी जानते हैं, जैसे कि इसको कहा जाता है एक्रोसेंट्रिक, इसको मेटासेंट्रिक, इसको कहा जाता है टेलोसेंट्रिक। तो ये इनके अन्य नाम भी है जो अग्र, मध्य और अंतिम बिंदु के आधार पर क्या किए जाते हैं, डिसाइड किए जाते हैं। तो ये गुणसूत्र की नई स्ट्रक्चर है
जो मुख्य रूप से डीएनए और किसकी बनी है, प्रोटीन की। अब हम आगे बात करते हैं गुणसूत्र के। अगर गुणसूत्र की आगे बात करें तो गुणसूत्र हमारे शरीर में पाए जाने वाले ऐसे भाग हैं जो मुख्य रूप से क्या कहलाते हैं, वंशागति के भाग, यानी कि लड़का या लड़की होने का जो तथ्य है वो निर्धारित किसके द्वारा किया जाता है, गुणसूत्र के द्वारा, जो हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ते हैं, यदि किसी व्यक्ति में गुणसूत्र का अभाव हो जाए या गुणसूत्र की कमी आ जाए या किसी भाग या किसी खंड में कोई त्रुटि आ जाए तो उससे होने वाले अपवाद के बारे में। परंतु एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि ये गुणसूत्र का आधा भाग है, इसे हमें अर्ध गुणसूत्र के नाम से जानते हैं, यानी कि ये एक अर्ध गुणसूत्र है, ये दूसरा अर्ध गुणसूत्र है, यानी कि दो अर्ध गुणसूत्र है। अगर इन्हें बीच में से अगर अलग कर दूं तो ये अर्ध गुणसूत्र है, ये भी क्या है, अर्ध गुणसूत्र। ये दोनों अर्ध गुणसूत्र आपस में जुड़ते हैं सेंट्रोमियर के द्वारा। तो ये भी पूछा जा सकता है कि गुणसूत्र की क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है, सेंट्रोमियर। बिना सेंट्रोमियर के दो अर्ध गुणसूत्र आपस में नहीं जुड़ सकते और एक नए गुणसूत्र का निर्माण भी नहीं किया जा सकता। तो ये भी हमें एक विशेष रूप से बात है याद रखनी है। अब हम बात करते हैं गुणसूत्र से होने वाले प्रमुख रोगों की। गुणसूत्र पर होने वाले रोगों की अगर बात करें तो गुणसूत्र पर आधारित मुख्य रूप से कुछ रोग हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं टर्नर सिंड्रोम की। तो टर्नर सिंड्रोम रोग की अगर बात करें तो टर्नर सिंड्रोम रोग मुख्य रूप से महिलाओं में होने वाला रोग है, यानी कि अगर हम बात करें तो महिलाओं में कुल गुणसूत्रों की संख्या रहती है 46 और इन 46 गुणसूत्रों में एक एक्स गुणसूत्र का क्या आ जाता है, अभाव। तो जैसे एक एक्स गुणसूत्र का अभाव होता है तो महिला या ऐसी महिला में गुणसूत्र की संख्या कितनी रह जाती है, 45। यानी कि हम कहें कि x में से एक x की कमी आने पर x और रह जाता है, इसीलिए ये महिलाएं टर्नर सिंड्रोम रोग से ग्रस्त कहलाती हैं। और ऐसी महिलाओं की अगर बात करें तो ये महिलाएं एक एक्स गुणसूत्र का अभाव हो जाने के कारण महिलाएं ना रहकर पुरुषों की भांति व्यवहार करना प्रारंभ कर देते, यानी कि ये महिलाएं आकार में छोटी रहती हैं, इनमें स्तनों का अभाव रहता है और मुख्य सबसे बड़ी बात यह है कि ये महिलाएं महिलाओं की भांति व्यवहार ना करके पुरुषों की भांति व्यवहार करती है और ये महिलाएं कहलाती है नपुंसक। अगर हम बात करें नेक्स्ट है क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम रोग की, तो क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम रोग मुख्य रूप से पुरुषों में होने वाला रोग है और इस रोग में क्या होगा कि पुरुषों में 46 गुणसूत्रों में एक एक्स गुणसूत्र की क्या हो जाती है, बढ़ोतरी, यानी कि पुरुषों में पाए जाने वाले गुणसूत्र हैं एक्स वाई, इनमें एक एक्स गुणसूत्र की क्या हो गई, बढ़ोतरी। और जैसे ही एक एक्स गुणसूत्र की बढ़ोतरी होती है तो ये 46 के स्थान पर कुल कितने गुणसूत्र हो जाते हैं, 47। तो जैसे ही 47 गुणसूत्र होते हैं तो ये बनती है एक्स एक्स वाई, यानी कि ये है वास्तविक रूप से पुरुष, लेकिन इसमें एक एक्स की बढ़ोतरी होने के कारण ये पुरुष सामान्य तौर पर पुरुषों की भांति व्यवहार ना करके किसकी भांति व्यवहार करता है, महिला की भांति। यानी कि ये पुरुष वास्तविक रूप से महिलाओं के तरह सजना संवरना, उनकी तरह बात करना, व्यवहार करना या उनके कपड़े पहनना आदि के शौकीन रहते हैं और महिलाओं की भांति ये व्यवहार रखते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें एक एक्स गुणसूत्र की क्या हो जाती है, बढ़ोतरी। नेक्स्ट अगर बात करें डाउन सिंड्रोम रोग की, तो मनुष्य में पाए जाने वाले 46 यानी कि 23 जोड़ी गुणसूत्रों में से जब 21वीं जोड़ी गुणसूत्र में एक गुणसूत्र की क्या हो जाती है, बढ़ोतरी, यानी कि जैसे 21वीं जोड़ी गुणसूत्र में एक गुणसूत्र की बढ़ोतरी होती है तो ऐसे
रोग से ग्रस्त व्यक्ति या बच्चों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है? 47। और इस रोग की अगर बात करें तो ये व्यक्ति मंद बुद्धि के रहते हैं, यानी कि इनमें बुद्धि का विकास है नहीं हो पाता, इसलिए इन्हें मंगोलिज्म मूर्ख के नाम से भी जानते हैं। तो हमें याद रखना है कि डाउन सिंड्रोम रोग में कौन सी जोड़ी गुणसूत्र पर एक गुणसूत्र की बढ़ोतरी होगी? 21वीं जोड़ी गुणसूत्र में। तो अब बात करें एडवर्ड सिंड्रोम की। तो एडवर्ड सिंड्रोम रोग की अगर बात करें तो एडवर्ड सिंड्रोम रोग में क्या होता है कि हमारे गुणसूत्रों में 18वीं जोड़ी गुणसूत्र की, यानी कि हमारे टोटल गुणसूत्रों में से जो 18वीं जोड़ी गुणसूत्र की है उसमें एक एक्स गुणसूत्र की बढ़ोतरी हो जाती है। जैसे एक एक्स गुणसूत्र की बढ़ोतरी होती है तो इस रोग से ग्रस्त बच्चे क्या कहलाते हैं? एडवर्ड सिंड्रोम। और ये बच्चे ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाते। अब नेक्स्ट बात करते हैं पटाऊ सिंड्रोम रोग की। तो पटाऊ सिंड्रोम रोग की अगर बात करें तो पटाऊ सिंड्रोम रोग तब होगा जब हमारे गुणसूत्रों में से 23वीं जोड़ी गुणसूत्र में एक एक्स्ट्रा एक्स गुणसूत्र की क्या हो जाए? बढ़ोतरी। तो इसमें भी क्या होगा कि गुणसूत्रों की टोटल संख्या कितनी हो जाती है? 47। और पटाऊ सिंड्रोम रोग का ज्यादा इफेक्ट हमें दिखाई नहीं देता, परंतु कुछ बच्चों में पटाऊ सिंड्रोम रोग के लक्षणों के अंतर्गत ऊपरी होंठ कटे हुए या बीच में से कटे हुए दिखाई दे सकते हैं, या कुछ बच्चों में ये तालु नियमित अंतराल तक, यानी कि जब तक जीवित है तब तक नहीं बढ़ता, ये भी देखा जा सकता है। तो बात करते हैं केटकाइन सिंड्रोम रोग की कि मनुष्य में पाई जाने वाली जो 5वीं जोड़ी गुणसूत्र की है इसमें एक गुणसूत्र जुड़कर, यानी कि ऐड होने की बजाय क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है, यानी कि 5वीं जोड़ी की एक भाग या एक शाखा टूटकर जैसे ही बाहर निकलती है तो गुणसूत्रों की संख्या 46 के स्थान पर आ जाती है 43। और ऐसा होने पर 5वीं जोड़ी गुणसूत्र के अभाव के कारण केटकाइन सिंड्रोम नामक रोग होता है। और इस रोग से ग्रस्त व्यक्ति या बच्चे हमेशा केट के समान, यानी कि बिल्ली के समान आवाज में क्या करते हैं? रोते हैं। अब हम बात करते हैं जेकब सिंड्रोम की। तो जेकब सिंड्रोम को हम आपराधिक सिंड्रोम या क्रिमिनल सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं। इसका मुख्य रीजन क्या है कि मनुष्य में जो अंतिम जोड़ी है, यानी कि पुरुषों में जो अंतिम जोड़ी है एक्स वाई की, इसमें एक वाई गुणसूत्र की क्या हो जाती है? बढ़ोतरी। और जैसे ही एक वाई गुणसूत्र की बढ़ोतरी होती है तो ऐसे पुरुष बनते हैं एक्स वाई वाई। इन्हें सुपर मेल के नाम से भी जाना जाता है। अब एक्स वाई वाई की अगर बात करें तो जैसे ही वाई गुणसूत्र की बढ़ोतरी होती है तो इस रोग से ग्रस्त व्यक्ति यानी कि पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की मात्रा अत्यधिक रूप से बढ़ जाती है। और जैसे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की मात्रा बढ़ती है तो इस रोग से ग्रस्त व्यक्तियों में सेक्सुअल एक्टिविटीज क्या हो जाती है? ज्यादा प्रभावी, जिसके कारण ये जेकब सिंड्रोम यानी कि आपराधिक सिंड्रोम रोग के नाम से भी जाने जाते हैं। ये थे गुणसूत्रों की फेरबदल के कारण होने वाले कुछ इंपॉर्टेंट रोग जो लगभग हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। या तो ये पूछा जाता है कि कौन से गुणसूत्र में कमी या बढ़ोतरी से डाउन सिंड्रोम रोग होगा, या कौन सी जोड़ी गुणसूत्र में कमी या बढ़ोतरी से एडवर्ड सिंड्रोम रोग होगा। तो हमें याद रखना है कि टर्नर सिंड्रोम रोग तब होगा जब महिलाओं में 46 गुणसूत्रों में से एक गुणसूत्र की क्या हो जाए? कमी हो जाए। तब ये महिलाओं की भांति व्यवहार ना करके किसकी भांति व्यवहार करेगी? पुरुषों की भांति। इसी प्रकार हमें क्लाइनेपेंटर में याद रखना है कि ये मुख्य रूप से पुरुषों में होने वाला रोग है और इसमें एक एक्स गुणसूत्र की क्या हो जाती है? बढ़ोतरी। और गुणसूत्र की संख्या 1 बढ़कर 47 हो जाती है। और ये पुरुष जैसे एक एक्स गुणसूत्र की बढ़ोतरी करते हैं तो ये पुरुषों की भांति व्यवहार ना करके महिलाओं की भांति व्यवहार करते। इसी प्रकार हमें याद रखना है कि डाउन सिंड्रोम रोग 21वीं जोड़ी गुणसूत्र में एक गुणसूत्र के जुड़ने से होगा। इसी प्रकार एडवर्ड सिंड्रोम रोग 18वीं जोड़ी गुणसूत्र में एक गुणसूत्र के जुड़ने से होगा। इसी प्रकार पटाऊ सिंड्रोम 13वीं जोड़ी गुणसूत्र में एक गुणसूत्र के जुड़ने से होगा। और केटकाइन सिंड्रोम रोग 5वीं जोड़ी में से एक गुणसूत्र के बाहर निकलने से होगा। और जेकब सिंड्रोम को हम आपराधिक सिंड्रोम या सुपर मेल के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें एक वाई क्या होती है? एक्स्ट्रा, यानी कि कुल टोटल गुणसूत्रों की संख्या कितनी रहती है? 47। और एक वाई की अधिकता होने के कारण
टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ज्यादा बनेगा तो इनमें सेक्सुअल एक्टिविटीज भी क्या होगी, ज्यादा होगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, गुणसूत्र के अंतर्गत है लिंग निर्धारण की। लिंग निर्धारण के मेथड को हम छोटे से मैटर के द्वारा या छोटी से बात के द्वारा समझ सकते हैं। तो हम ये जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति में कुल गुणसूत्रों की संख्या कितनी रहती है, 46। अगर जोड़ी की अगर बात करें तो 23 जोड़ी। तो प्रत्येक जाति के जीव में गुणसूत्रों की संख्या क्या रहती है, निर्धारित। जैसे कि एस्केरिस की अगर बात करें तो एस्केरिस में सबसे कम पाए जाते हैं यानी कि 2 गुणसूत्र, यानी कि 1 जोड़ी गुणसूत्र। इसी प्रकार अगर टेरिडोफाइटा संघ की अगर बात करें जिसमें पाए जाने वाले जीवों में गुणसूत्रों की संख्या 1300 से लेकर 1600 तक हो सकती है, यानी कि सर्वाधिक गुणसूत्र पाए जाते हैं उनमें। मैं बात करता हूं मनुष्य की, तो मनुष्य में लिंग निर्धारण, तो लिंग निर्धारण की अगर बात करें तो लिंग निर्धारण के लिए पुरुष और महिलाओं के मध्य क्रॉस करवाया जाता है। और पुरुषों की अगर बात करें तो आपको पता है कि पुरुषों में पाए जाने वाले गुणसूत्र की संख्या है 46 और महिलाओं में भी पाए जाने वाले गुणसूत्रों की संख्या है 46। अगर पुरुषों की अगर बात करें तो पुरुषों में पाए जाते हैं XY, इन्हें हम कहते हैं सेक्सुअल यानी कि लैंगिक गुणसूत्र, और महिलाओं में पाए जाते हैं XX, ये भी क्या है, लैंगिक गुणसूत्र। यानी कि 23वीं अंतिम जोड़ी गुणसूत्र की कहलाती है लैंगिक यानी कि सेक्सुअल गुणसूत्र। इसके अलावा 22 जोड़ी गुणसूत्र कहलाते हैं कायिक गुणसूत्र। अब बात करें महिलाओं की और पुरुष की, तो पुरुष और महिला के द्वारा आगे चलकर संतान का निर्माण किया जाता है। तो संतान का निर्माण करने के लिए पुरुषों में शुक्राणु का निर्माण होगा और महिलाओं में होता है अंडाणु का। तो अगर एक इंपॉर्टेंट अगर बात करें तो जब पुरुषों में शुक्राणु का निर्माण और महिलाओं में अंडाणु का निर्माण होगा, वो होगा कोशिका विभाजन की अर्धसूत्री विभाजन के अंतर्गत। यानी कि अर्धसूत्री विभाजन के अंतर्गत महिलाएं और पुरुष अपने आधे गुणसूत्र, पुरुष अपने आधे गुणसूत्र शुक्राणु में प्रवाहित करता है और महिलाएं अपने आधे गुणसूत्र किसमें डालती है, अंडाणु में। यानी कि ये एक गुणसूत्र है और गुणसूत्र का ये आधा भाग, ये आधा भाग और ये भी आधा भाग है, इसे अर्ध गुणसूत्र के नाम से जानते हैं, इसे भी हम अर्ध गुणसूत्र के नाम से जानते हैं। यानी कि आधे गुणसूत्र पुरुष शुक्राणु में प्रवाहित करेगा, इसी प्रकार महिलाएं भी अपने आधे गुणसूत्र किसमें प्रवाहित करेंगी, अंडाणु में। तो आगे अगर बात करें तो 23 गुणसूत्र पुरुषों से शुक्राणु में प्रवाहित होंगे और ये शुक्राणु के द्वारा किसमें जाएंगे, संतान में। इसी प्रकार महिलाओं के 23 गुणसूत्र अंडाणु में और ये 23 के 23 गुणसूत्र किसमें आते हैं, संतान में। यानी कि महिला के 23 और पुरुष के 23, पुरुष और महिलाओं के 23 गुणसूत्र आपस में मिलकर संतान में कुल कितने गुणसूत्रों का निर्धारण करते हैं, 46 गुणसूत्रों का। तो लिंग निर्धारण में केवल और केवल यही 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट रूप से, कि लिंग निर्धारण के अंतर्गत पुरुषों में संतान उत्पत्ति के समय कितने गुणसूत्र प्रवाहित होंगे, 23 गुणसूत्र। तो फिर महिलाओं में भी कितने होंगे, 23। यानी कि महिला और पुरुष के आधे आधे गुणसूत्री आपस में मिलकर संतान का क्या करते हैं, निर्माण। इसी प्रकार हमें एक और बात याद रखनी है कि लिंग निर्धारण की प्रक्रिया कोशिका विभाजन की कौन सी अवस्था में संपन्न की जाती है, वो है अर्धसूत्री विभाजन में। ठीक है, थैंक यू गाइस। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।